जो बात राहुल गांधी और अखिलेश इतने दिन से मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और एक तरफ बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी, और आज आपने देख लिया कि जो मोदी सरकार है, जो एनडीए सरकार है, उसको भी झुकना पड़ गया। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी की जीत हुई है। और अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने लड़ाई लड़ी, थोड़ा समय लगा लेकिन लड़ाई जीती। तो ये मोदी सरकार की जीत या कोई मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं मानी जा रही है, ये राहुल गांधी की और अखिलेश जी की उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से ये जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। और बुधवार को केंद्रीय सरकार ने ये पारित भी कर दिया, जारी भी कर दिया कि देश में जातीय जनगणना होगी। अब कुछ भाजपा के लोग या कुछ भाजपा समर्थित लोग ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष के पास क्या बचा। अब जो विपक्ष का मुद्दा था वो भाजपा सरकार ने छीन लिया। भाजपा सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक। और लेकिन आपने एक गाना सुना होगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो जो मोदी सरकार है उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो राहुल गांधी के सामने, अखिलेश के सामने झुकना पड़ा है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। आपने देख लिया कि जो पुरजोर तरीके से राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और आपने देखा कि जो भाजपा के कुछ तथाकथित लोग थे, जो नेता थे, वो एक तरफ जातीय जनगणना को बांटने की बात करेगी, ये तो देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे ही जातीय जनगणना की बात पारित हुई है कि जातीय जनगणना होगी, तुरंत ही सबके सुर बदल गए और अब सीधे एकदम पलटी मार के अब कहने लगे हैं कि भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक और विपक्ष से मुद्दा छीन लिया। तो कहीं ना कहीं अपने बात पर ये लोग टिकते नहीं हैं। और जब मौका ये देखा इन्होंने कि बिहार में जनगणना हो चुकी है, कई जगह जातीय जनगणना हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि आप भी जातीय जनगणना कर लीजिए, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरा, जैसे ही बिहार जनगणना के नतीजे आए तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की है, जो एनडीए सरकार है, जो मोदी सरकार है, इन्होंने देखा कि मुस्लिमों को बांटने के लिए ये सबसे अच्छी चीज है। यानी कि उनको एक पॉइंट अच्छा मिला कि मुस्लिमों के अंदर भी जातियां हैं, और एक तरफा मुस्लिम धर्म पर वोट करता था, अब उनको बांटने का वक्त आ गया। और इससे अच्छी चीज नहीं है कि जातीय जनगणना कराई जाए और मुस्लिमों को भी जातियों में अलग अलग बांटा जाए, जिससे कि आने वाले चुनाव में फायदा मिले। क्योंकि मुस्लिम एकजुट वोट करता है, एक जगह वोट करता है, वो इन्होंने 2024 के चुनाव में देख लिया। और 2024 के चुनाव में इनकी सीटें कम आने का कारण यही था। तो इनका काफी समय से विश्लेषण कर रहा था कि मुस्लिम वोटों को कैसे तोड़ा जाए। तो विपक्ष ने जो जातीय जनगणना की बात कही थी, उसी को इन्होंने जब विश्लेषण किया तो पाया कि इसमें तो भाजपा के फायदे की ही बात है। और भाजपा के फायदे की बात क्या है कि मुस्लिम बटेगा, जातियों में बटेगा तो मुस्लिम कटेगा, यानी कि वोट बैंक जो है वो अलग अलग कट जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि देश की जो राजनीति है वो पिछले 30-40 सालों से धर्म की राजनीति और जातिवाद पर, जो जातिगत राजनीति पर पिछले 30-40 साल से राजनीति चल रही है, और आने वाले 30-40 साल भी
जातिवाद और धर्मवाद पर ये राजनीति चलती रहेगी जब तक लोगों की आंखें नहीं खुल जाएंगी, जब तक जनता को अच्छे बुरे का नहीं पता चलेगा। क्योंकि अभी आधी जनता कम पढ़ी लिखी और अशिक्षित है, वो किसी ना किसी के बहकावे में आ जाती है, जनता को पता ही नहीं होता क्या होने जा रहा है। क्योंकि राजनीति के द्वारा पिक्चर कुछ और होती है जो दिखाई जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और होता है, वो जनता की समझ में नहीं आता। जनता अंधभक्त हो जाती है और उनकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उनको चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं, उनको एजेंडा ऐसा दिखाया जाता है। आपने देखा पहलगांव में 28 लोगों की मृत जो है हत्या हुई, नरसंहार हुआ, और उसी का ठीक एकदम से फायदा उठाने के लिए मोदी जी बिहार रैली करने पहुंच जाते हैं। यानी कि राजनीति को आता है कि फायदा कैसे उठाना है। और जैसे पुलवामा अटैक पे जो फौजी मारे गए उनका भी फायदा लिया गया, अब भाजपा ये चाहती है जो नरसंहार हुआ है इसका भी राजनीतिक फायदा उठाया जाए। और राजनीति, मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में दुख और संवेदना का कोई स्थान नहीं है। दुख और संवेदना जैसी कोई शब्दावली राजनीति में है नहीं। ठीक है, तो अब मुस्लिमों की बात करेंगे, जो मुस्लिमों को कैसे बांटा जाएगा। आपने देखा कि अब तक ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जो मुस्लिमों की एकता की बात करता है, और भी बहुत सारे संगठन हैं जो ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा या बोर्ड, ऐसे बहुत सारे हैं जो एकजुटता की बात करते हैं। और उसी का ठीक जवाब जो है वो भाजपा सरकार ने ढूंढ लिया है, एनडीए सरकार ने ढूंढ लिया है। वो क्ल्यू कहां से मिला है इनको, वो भाजपा जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसका विश्लेषण जब इन्होंने किया तो इनको अपने फायदे की चीज मिल गई और तुरंत इन्होंने जाति जनगणना के लिए हामी भर ली। अब मैं आपको बता दूं कि जो जाति पहले जनगणना होती थी उसमें 29 कॉलम हुआ करते थे। 29 कॉलम कैसे कि आप किस धर्म से हैं, आप हिंदुओं के लिए तो जातियां थी कि आप किस जाति से हैं, आपने विदेश यात्रा कब की और आप क्या व्यवसाय करते हैं, ऐसे करके 29 कॉलम थे। लेकिन मुस्लिमों के लिए क्या था कि केवल उनसे ही धर्म पूछा जाता था कि आपका धर्म क्या है, मुस्लिम, वो मुस्लिम धर्म लिख दिया जाता था। और उनको बताया जाता था कि आप अपनी प्राथमिक भाषा उर्दू बताइए, तो उर्दू लिख दिया जाता था। और जो बाकी भाषाएं हैं वो ऑप्शनल उनकी लिखी जाती थी। लेकिन अब की बार अब क्या होगा जातिगत जनगणना में कि मुस्लिमों की जातियां भी निकाली जाएंगी और एक अलग से कॉलम बन के आएगा कि धर्म मुस्लिम लेकिन जाति अंसारी है, पठान है, सैयद है और बहुत सारी जो इनकी जातियां हैं वो उनमें इनको बांटा जाएगा। और जब ये बटेंगे तभी कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ा, जर्नल, अति पिछड़ा ये निकल के आएंगे और वहीं पर फिर वोट बैंक जो है खींचना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं जो बिहार की जनगणना हुई उसमें सबसे ज्यादा जो हिंदू वोटर निकला है वो 14.26% यादव, बाकी में आपके रविदास और अदर ब्राह्मण और अलग अलग जातियां जो वो आई हैं। कुल मिला के यादव जो है हिंदुओं में लगभग 14.5% जो है वो निकल के आए हैं। अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम 4.8 जो फॉरवर्ड मुस्लिम हैं उनकी संख्या निकल के आई है, फॉरवर्ड मुस्लिम, ठीक है। 2.3 जो है पिछड़े मुस्लिम और सबसे ज्यादा 10.5 यानी कि 10.5% अति पिछड़े मुस्लिम, ये आंकड़े बिहार में निकल के आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अति पिछड़े हैं उसको पसमादा समाज यानी कि उसमें अंसारी, मोमिन, जुलाहा, धोबी, नाई, ऐसी बहुत सारी जो हैं वो जातियां अति पिछड़े में जो हैं वहां निकल के आई हैं। अब आपने एक बार मोदी जी का भाषण सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि जितना भी पंचर लगाने वाला है वो मुस्लिम है। बल्कि जायज बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम पंचर लगाने वाले सभी मुस्लिम हैं। जो भी गरीब है, ये मैं मोदी जी की बात का खंडन करता हूं, ये बात उन्होंने गलत बोली। बोलना ये चाहिए था जो भी गरीब है, मोस्टली जो पंचर लगाने वाले लोग हैं वो गरीब है, उसमें हिंदू भी हैं
मुस्लिम भी हैं। लेकिन खैर छोड़ो, अब आपको मैं बता दूं कि जो मुस्लिमों में 4.8% फॉरवर्ड मुस्लिम है, यानी कि विकसित मुस्लिम है, उन्हीं के चारों तरफ जो है मुस्लिम राजनीति अब तक चलती आई है। यानी कि वो जिधर भी आदेश देते थे, राजनीति में इनका ही वर्चस्व है। जो 4.8 फॉरवर्ड मुस्लिम है, राजनीति में इनका वर्चस्व है। फिल्मों में आप जाइए, फिल्म सिटी में, तो इनका वर्चस्व है, ठीक है। नेतृत्व में इनका वर्चस्व है, और पैसे में इनका वर्चस्व है, और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी ये जो अगड़े मुस्लिम जातियां हैं, इनका ही इसमें पूरा पूरा रोल है। अब अगड़े में कौन आता है? सैयद, शेख और पठान। ये तीन ऐसी जातियां हैं मुस्लिमों में जो पूरा जो मजा ले रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। यानी कि पूरा नेता भी इन्हीं के ही हैं, अगर मुस्लिम नेता हैं। पैसा भी इन्हीं के पास सबसे ज्यादा है। फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो सैयद, पठान, शेख, ये ही आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी कि अब जातीय जनगणना जब मुस्लिमों की होगी तो उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन लोग मुस्लिमों में तरक्की कर गए और कौन लोग पीछे रह गए। यानी कि मुस्लिमों को ये पता चल जाएगा कि एक वर्ग विशेष मुस्लिमों में कुछ जो जातियां हैं, 3 जातियां, वो ही तरक्की कर गई, बाकी तो सब पीछे। आप सोचिए कि भूखमरी की कगार पे हैं, या उनका रोजगार और मजदूरी जो है वो करते हैं, रोजगार कुछ खास है नहीं। तो ये जो बंटवारा होगा, इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है वो उठाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आप समझे पॉइंट कि 95% प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? सैयद, शेख और पठान। 95% पैसे वाले लोग कौन है मुस्लिमों में? सैयद, शेख, पठान। और 95% सामाजिक प्रतिष्ठा रखने वाले लोग कौन है? सैयद, शेख, पठान, जो कि फॉरवर्ड मुस्लिम है। तो अब मुस्लिमों को यह पता चल जाएगा कि आप लोगों का किसने शोषण किया है, यानी कि मुस्लिमों में भी शोषण हुआ है। जैसे हिंदुओं में कुछ जातियां हैं जो कुछ बहुमत, और आप कह सकते हो कि मार्शल कास्ट या अगड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, ये लोग आगे निकल गए हैं। बाकी जो और जातियां हैं वो पीछे हो गए। उनके नेता, उनका राजनीति में कोई भागीदारी है ही नहीं। हिंदुओं में जो छोटी जातियां हैं, जिनकी संख्याएं कम है, अल्पसंख्यक जातियां हिंदुओं की आप कह सकते हो, ऐसे ही मुस्लिमों में जो जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनका भी राजनीति में कोई भागीदार नहीं है। वो अपना मजदूरी करते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। बस उनको कुछ जो अगड़े मुस्लिम हैं, वो बस उनका बुद्धि बांधे हुए हैं और उन्हीं के अनुसार जो है वोटिंग चलती रहती है, जैसे हिंदुओं में, हिंदू जातियों में होता है। तो अब जो जातीय जनगणना होगी तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी जाति कितनी है, आपकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, और नौकरी में कितनी भागीदारी होनी चाहिए, राजनीति में कितनी भागीदारी होनी चाहिए, और देश की संसाधनों में, पैसे में कितनी भागीदारी होनी चाहिए, कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो इस चीज से पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे अब तक धर्म की राजनीति, यानी कि धर्म की आग पर रोटियां सेक रही थी राजनीति, अब एक मुद्दा और मिल गया है राजनीति को कि अब जातियों के नाम पे भी बांटा जाएगा। धर्म के नाम पर तो बढ़ते ही थे, अब एक इनको और अच्छी चीज मिल गई। अब 30-40 साल इनके और अच्छे कटेंगे राजनीति में और ये मजे लेंगे। अब इनको जातियों में बांटा जाएगा और जनता जो है वो फिर इनके बहलावे फुसलावे में आएगी और फिर ऐसे ही ये जनता पिसती रहेगी। अब गलती किसकी है? गलती हमेशा जनता की ही रहती है। जनता ही इन लोगों को चुनकर भेजती है। और जो अल्पसंख्यक जातियां हैं, नाई, धोबी हिंदुओं में भी होती है, जोगी और बहुत सारी जातियां हैं, बढ़ई, लोहार, तेली, जुलाहा, लोहार, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो कि गुमनामियों में जी रही हैं और किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते, अपनी बात, अधिकारों की बात कह नहीं सकते, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, इनको पीटा जाता है और धमकाया जाता है
और जो वर्चस्वशाली जातियां हैं उनके कहने पे ही ये जातियां वोट कर देती हैं। अभी एक यूपी में बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि एक ठाकुर 100 वोट तो डलवाने की हैसियत रखता है। तो इशारा किस तरफ है कि एक ठाकुर छोटी जातियां जो हैं उनकी वोट डलवा देता है प्रेशर में लेके। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं देश के लिए और गरीब लोगों के लिए गलत चल रही है। बाकी विश्लेषण हमने कर दिया। अब आप यदि ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे जो कहने का मकसद है वो आपको समझना पड़ेगा कि अब तक ये धर्म की के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते थे, अब इनको एक मुद्दा और मिल जाएगा, जातियों में बांट डालेंगे सबको, और फिर जिस जाति की ज्यादा वोट होगी उसका पूरा सिस्टम जो है पूरी कमांड में ये रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको एक एजेंडा और मिल गया। तो कुल मिलाकर देश के भले के लिए कोई काम करेगा नहीं, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो। ये केवल जो नेता लोग हैं, आप देख रहे हो पहलगांव में घटना हुई, जनता के टैक्स पेयर से जो पैसा आता है उससे चार्टर्ड प्लेन में कौन घूम रहा है? यही लोग। हेलीकॉप्टर्स में कौन यात्रा कर रहे हैं? यही लोग। विदेशों की यात्रा कौन कर रहे हैं? यही लोग। और जनता केवल मरने के लिए। और एक जो ड्रामा अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि जो अब तक बदला लेने वाली बात आप देख रहे हो, गोदी मीडिया में पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है कि अब पाकिस्तान पे आक्रमण हो जाएगा, हम बदला ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देख लेना ये कुछ नहीं करेंगे, जनता को बहकाने का ये काम कर रहे हैं और संवेदना इनके अंदर है नहीं। वहीं ये पहलगांव का हमला होता है, अगले दिन जाके चुनावी रैलियां करने लगते हैं, ठाके लगाने लगते हैं। तो इनको जनता से कोई मतलब नहीं, जनता का कोई बदला नहीं लेंगे, इसकी रोटियां सेकेंगे और आगामी जो चुनाव हैं उनमें ये फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए, यदि किसी के यहाँ मौत हो जाती है तो 13 दिन तक का शोक रहता है, लेकिन हिंदुस्तान में आप देख लीजिए जो देश की सबसे सर्वोच्च गद्दी पर बैठा है व्यक्ति यानी देश का प्रधानमंत्री, वो 1-2 दिन का शोक भी नहीं करता। वो नरसंहार में जो लोग मरे हैं उनके परिजनों से मिलने नहीं जाता है और मंच पर बैठकर हंसी ठहाके लगाते और फिल्मी सितारों के साथ शाम पूरी बिताई जाती है, लेकिन जनता से मिलने का कोई समय है नहीं। तो क्या ऐसे लोगों से आप अपेक्षा करेंगे कि ये आपका बदला लेंगे, ये कोई पाकिस्तान पे कदम उठाएंगे? मैं कह रहा हूं कि यदि आम लोगों की यहाँ मृत्यु हो जाती है 14 दिन तक शोक होता है, अगर देश का प्रधानमंत्री शोक व्यक्त नहीं कर रहा है और इधर उधर महफिलों में और चुनावी रैली कर रहा है तो उसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी जनता समझदार है, अंधभक्ति छोड़िए और ऐसे लोगों को गद्दी पे बैठाइए जो आपके दुख में दुख व्यक्त करता हो और सुख में सुख करता हो। केवल मतलब की राजनीति और गद्दी की राजनीति ना करता हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।